मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। सबसे पहले हमने देखा कि इसमें क्या क्या स्टडी करना है। तो हमने देखा कि हमें मेन कंटेंट हमने देखा, एक तो न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, नाभिकीय भौतिकी के बारे में पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, मैटर वेव द्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ना है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है आइंस्टीन का वो पढ़ना है, और उसके बाद पार्टिकल फिजिक्स पढ़नी है। क्लियर? तो इस कंटेंट में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया न्यूक्लियर फिजिक्स, और न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने कहा कि हमारा लेना देना न्यूक्लियस से होगा, और न्यूक्लियस में दो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और उन्हें इंक्लूडिंग क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। ये हमने सबसे पहले जाना। फिर मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने की है? गोल्ड स्टीन ने की है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? जेम्स चैडविक ने की है। जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और न्यूट्रॉन का क्या होता है? 0। जो प्रोटॉन होता है उसका मास 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है, और न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। लेकिन इस चैप्टर में बोलो हमारा मास जो है वो एएमयू में काम आता है। किस में काम आता है? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन का मास एएमयू में 1.007 एएमयू होता है, और न्यूट्रॉन का 1.008 एएमयू होता है। ये हमने देखा। फिर हमने स्पेशल नोट में देखा कि एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट, बचपन से पढ़ा है। फिर हमने देखा कि अगर मैं एएमयू को मास की यूनिट बताता हूं तो 1 एएमयू किसके इक्वल होता है? तो मैंने बताया कि 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम के इक्वल होता है। इसका मतलब हम कभी भी मास जो है किलोग्राम को एएमयू में और एएमयू को किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चेंज करके बताया कि प्रोटॉन का 1.007 एएमयू कैसे आया और न्यूट्रॉन का 1.008 एएमयू कैसे आया। क्लियर? ये तो सबसे पहले बेसिक देखा था। फिर हमने पहला कंटेंट सीखा मास डिफेक्ट। क्या सीखा? मास डिफेक्ट, कि भाई द्रव्यमान क्षति क्या होती है। तो मैंने कहा जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो ऐसा देखा गया कि उनको बाइंड होने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो मास के रूप में बोलो लॉस होती है, जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि मास डिफेक्ट जिसको डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो डेफिनेटली ज्यादा माइनस कम होगा। तो ज्यादा किसका मास होगा? न्यूक्लियन का। कम किसका होगा? न्यूक्लियस का, क्योंकि न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बने और कुछ मास का डिफेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली न्यूक्लियन का मास में से न्यूक्लियस का मास अगर हम लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मास डिफेक्ट मिल जाएगा। फिर मैंने मास डिफेक्ट का फॉर्मूला बनाना सिखाया कि भाई टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, और मैंने बताया कि किस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। फिर हमने पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी। क्या पढ़ा? बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। क्लियर? तो मैंने आपको बताया कि भाई जो एनर्जी होती है उसके हाइट के साथ रिलेशन होता है, वो हम बचपन से जानते हैं कि भाई E इज इक्वल टू mgh। जो एनर्जी होती है उसका वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है, बचपन से पढ़ा है, हाफ mv²। पहली बार आइंस्टीन ने एनर्जी और मास में रिलेशन बताया जिसको हम E इज इक्वल टू mc² कहते हैं, जिसे हम आइंस्टीन की इक्वेशन भी कहते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ मास और एनर्जी में रिलेशन होता है और उसका प्रूव है आइंस्टीन की इक्वेशन। तो मैंने कहा E इज इक्वल टू क्या होता है? mc²। तो अगर मैं E को बाइंडिंग एनर्जी बना दूं यानी E को EB बना दूं तो फिर मास की जगह क्या आ जाएगा? मास डिफेक्ट। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है कि मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्लियर? यानी बोलो एनर्जी इक्वल टू मास डिफेक्ट क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी। तो फिर मैंने बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला बताया कि EB इज इक्वल टू डेल्टा एम
सी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे फॉर्मूला पूछे तो बता सकता हूँ, मुझे एग्जाम में बोलो मास डिफेक्ट देख के बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, और मास डिफेक्ट हमेशा एएमयू में ही दिया जाता है, और जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमेशा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है। किस ऑर्डर की होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने एक क्वेश्चन किया कि 1 एएमयू मास डिफेक्ट की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, तो पूरा कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि 1 एएमयू मास डिफेक्ट की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है? 931। मैंने कहा अगर हम ये लाइन याद रख ले तो हमारा काम 5 सेकंड में हो जाएगा कंपटीशन में, क्योंकि हमें क्या देंगे? हाफ बोलो एएमयू मास डिफेक्ट, 5 एएमयू मास डिफेक्ट, 10 एएमयू मास डिफेक्ट, 2 एएमयू मास डिफेक्ट की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। 1 एएमयू का मास डिफेक्ट की बाइंडिंग एनर्जी हमें पता है, तो बताओ हम 931 से कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें बोलो कुछ भी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी और हमारा काम 5 सेकंड में हो जाएगा। इतना हमने कल स्टडी किया, टॉपिक स्टार्ट किया। ओके, अगर कोई नहीं आया हो तो वो नोट कर लेना ताकि कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। अब हम आगे जहां कहानी छोड़ी थी वहीं से मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं। हमने कहा कि हम पढ़ के आए न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है, तो हमारा यहाँ पर लेना देना बोलो स्टेबल न्यूक्लियस से नहीं होगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस से होगा। यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मतलब है कि मुझे नॉन रेडियो एक्टिव से रेडियो एक्टिव से, क्योंकि रेडियो एक्टिव विकिरण रेडिएशन अल्फा बीटा गामा वो निकलती किससे? बोलो रेडियो एक्टिव से। क्लियर? तो हम बचपन से सोचते आ रहे हैं कि कैसे साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, ये नॉन रेडियो एक्टिव है। हम केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई रेडियम रेडियो एक्टिव है, बोलो सोडियम नॉन रेडियो एक्टिव है। तो ऐसा क्या डिटर्मिनेशन है, ऐसा क्या निर्धारण है, ऐसा क्या मेजरमेंट है जिससे पता लगाया जाता है कि एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव होगा या नॉन रेडियो एक्टिव होगा, और उसका न्यूक्लियस स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। देखो दो वर्ड बोल रहा हूं, मैं बोलूं कि रेडियो एक्टिव है कोई एलिमेंट, इसका मीनिंग है उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। क्लियर? बात समझ में आए? मैं बोलूं कि कोई नॉन रेडियो एक्टिव है, इसी का मीनिंग क्या है? कि उसका न्यूक्लियस क्या है? स्टेबल है। बात समझ में आए? बोलो। तो अब हम वही चीज सीखने जा रहे हैं कि ऐसा क्या है जिससे हम पता लगाते हैं कि ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव और ये नॉन रेडियो एक्टिव, क्योंकि ये हम जानेंगे तभी तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ पाएंगे। तो यहां पर मैंने लिखा, बोलो क्या लिखा? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। क्लियर? प्रति न्यूक्लियॉन। क्लियर? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ओके, क्या लिखा मैंने? बोलो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? पर न्यूक्लियन। पहले पूरा अच्छे से कंटेंट को समझना है, फिर नोट करना है। क्या कंटेंट पढ़ाने जा रहा हूं? मतलब जो मैंने कल सिखाया उसी से कनेक्ट चीज है। कल मैंने मास डिफेक्ट पढ़ाया, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ाया, अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यानी इसका फॉर्मूला, इसका मीनिंग इसके नाम में ही छिपा हुआ है। क्लियर? बोलो, मैंने बोला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि मैं यहां पर कर सकता हूं ईबी। ईबी मतलब क्या है? बंधन ऊर्जा। क्लियर? बोलो, मैंने कहा बंधन ऊर्जा। क्लियर? बंधन ऊर्जा मतलब ईबी। क्लियर? तथा तथा द्रव्यमान संख्या। क्लियर? द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर ए के अनुपात। क्लियर? रेशियो को क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा मैंने कहा प्रति न्यूक्लियॉन। ओके, प्रति न्यूक्लियॉन मैंने कहा कहते हैं। ठीक है, यानी क्या कहना चाहता हूं? मैंने कहा यहां पर रेशियो। क्लियर? ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बोलो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर। क्लियर? यही मैंने ऊपर लिखा है। बोलो कि रेशियो बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर क्या होता है? बोलो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसका मतलब हुआ अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का फॉर्मूला बनाना हो। क्लियर? यहां पर मैं लिखूं, बोलो क्या? बंधन ऊर्जा,
बोलो प्रति न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, बोलो यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो बताओ क्या लिखूंगा, EB अपॉन ए। बताओ लिखूंगा नहीं लिखूंगा, ये क्या लिखा मैंने, बोलो यहाँ पर, बोलो बाइंडिंग क्लियर एनर्जी 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 पर न्यूक्लियन। ओके, बोलो ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब हुआ मुझे बाइंडिंग एनर्जी कल मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था, और मास नंबर तो कोई भी एलिमेंट दिया जाएगा उसका फिक्स होगा, तो मैं किसी भी एलिमेंट की बोलो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता लगा सकता हूं। और यही वो चीज है जिसकी वैल्यू से ये पता लगाया जाता है कि न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्थायी है या अस्थायी, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि एलिमेंट रेडियो एक्टिव है या नॉन रेडियो एक्टिव। कैसे, इधर देखो, यहां पर मैंने लिखा स्पेशल नोट। क्लियर, स्पेशल नोट में नंबर 1 पहले मैंने लिखा कि बोलो बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, पर न्यूक्लियन। मैंने कहा इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू बोलो इक्वल एंड ग्रेटर 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हो। क्लियर, मैंने कहा यदि 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 बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, क्लियर, प्रति न्यूक्लियन, ओके, क्या हो, इसको तो रीड करना आता ही है, बोलो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर या ज्यादा हो। क्लियर, तो मैंने कहा तो क्या होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल। क्लियर, बोलो नाभिक क्या होगा, बोलो सॉरी न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल। क्लियर, बोलो नाभिक क्या होगा, स्थायी। और मैंने कहा अगर न्यूक्लियस स्टेबल होगा, नाभिक स्थायी होगा, तो एलिमेंट रेडियो एक्टिव होगा कि नॉन रेडियो एक्टिव होगा, नॉन रेडियो एक्टिव। क्लियर, बोलो मैंने कहा, बोलो एलिमेंट एलिमेंट बोलो नॉन रेडियो एक्टिव। क्लियर, बोलो होगा, मैंने कहा बोलो नॉन तत्व जो है बोलो रेडियो सक्रिय, बोलो सक्रिय नहीं होगा। क्लियर, ओके, यही मैंने लिखा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, इससे कम हो। क्लियर, मैंने कहा बोलो नंबर 2 इफ बाइंडिंग एनर्जी, क्लियर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्लियर, बोलो पर न्यूक्लियन, यदि बंधन ऊर्जा, क्लियर, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ठीक है, प्रति न्यूक्लियन, क्या कर दूं मैं यहां पर, मैंने कहा लेस देन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इससे कम हुई तो क्या हो जाएगा, बोलो न्यूक्लियस स्टेबल क्या अनस्टेबल, देन तो मैंने कहा न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक है, नाभिक क्या होगा अस्थायी। और जिसका नाभिक अनस्टेबल होता है वो एलिमेंट कैसा होता है, रेडियो एक्टिव। क्लियर, एलिमेंट रेडियो बोलो एक्टिव, क्लियर होगा। ओके, बोलो तत्व क्या होगा, रेडियो सक्रिय। ठीक है, बोलो रेडियो सक्रिय होगा। बोलो रेडियो सक्रिय होने और नॉन रेडियो एक्टिव होने का मतलब क्या है, जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, जो रेडियो एक्टिव होगा उसके न्यूक्लियस से क्या होगा, अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव विकिरण निकलेगी, और जिसका न्यूक्लियस स्टेबल होगा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्लियर, और न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी में हमारा लेना देना इससे है कि इससे है, बोलो इससे है। क्लियर, क्योंकि ये तो हम पढ़ते ही हैं हमेशा, और बोलो हमें क्या पढ़ना है, रेडियो एक्टिव के बारे में पढ़ना है, अल्फा बीटा गामा उनके बारे में पढ़ना है। क्लियर, तो इसका मतलब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वो कौन सा पैरामीटर है जिससे ये पता लगाया जाता है कि कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव है या नॉन रेडियो एक्टिव है, तो आंसर होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्लियर, तो ये जो मैंने दो स्पेशल नोट बताया समझ में आया, ये पैरामीटर आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक तत्व क्लियर का बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन मान, क्लियर, 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, होता है, तो वह
तत्व होगा। क्लियर? ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। इफ मैंने कहा वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी क्लियर पर न्यूक्लियन, ठीक है, पर न्यूक्लियन इज 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो फाइंड आउट क्लियर नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ एलिमेंट। ओके, नेचर ऑफ एलिमेंट, पहला ऑप्शन डेफिनेटली क्या होगा? रेडियो एक्टिव। क्लियर? ओके, दूसरा क्या होगा? नॉन रेडियो एक्टिव। क्लियर? ओके, तीसरे क्या होगा? बोथ, और चौथा क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्लियर? नन ऑफ दीज। ओके, या इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है न्यूक्लियस इज स्टेबल, न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। बात एक ही है। मैंने आपसे क्या कहा कि इस चैप्टर में मैं कभी बोल दूं ये रेडियो एक्टिव है, मैं बोलूं न्यूक्लियस अनस्टेबल है, बात क्या है? एक ही है। बात समझ में आए? बोलो। ओके, इसका क्या होगा? रेडियो सक्रिय, ठीक है। और ये क्या होगा? बोलो बोलो नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। मैंने कहा रेडियो असक्रिय। चलो अपना अपना आंसर सोच लिया? सोच लिया? ओके, ऑडियंस पोल लेते हैं, ठीक है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। ऐसी एक वैल्यू दे रखी होगी। ओके, चलो ए किसी का आंसर, बी अपना आंसर ओपिनियन जरूर देना है। बात समझ रहे हो ना? ओके, बोलो मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैंने पूछा है आपको, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। बोलो क्लियर? बोलो ए किसी का, मैंने क्वेश्चन लिखा है, बी किसी का, कुछ तो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे हैं। और एक ओपिनियन देना जरूरी है, या तो सही होगा या गलत होगा। क्लियर? ओके, पहले बताओ ये वैल्यू मिली है आपको, ठीक है। बोलो ए वाले कौन कौन, एक बार वापस हाथ खड़े करो। दो। बी वाले ज्यादातर ने क्या किया है? बी किया है। ये रेडियो एक्टिव है कि नॉन रेडियो एक्टिव है? रेडियो एक्टिव है। आपको कि सर हम तो सोच भी नहीं सकते, गलत हुआ। पहले एक बात बताओ, रेडियो एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज्यादा। क्लियर? और नॉन रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है? बोलो, नॉन रेडियो एक्टिव का मतलब इससे ज्यादा। और रेडियो एक्टिव कब होगा? जब 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। अब ये जो मैंने दिया है वो क्या दिया है? 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो बहुत 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 कम है। अरे समझे समझे? बोलो, ये 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? फिजिक्स पढ़ रहे हो कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो? या यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। मैं बोलूं आपको, मैं बोलूं 10 किलोग्राम, मैं बोलूं 10 किलोग्राम और 100 ग्राम, बड़ा कौन है? ओके, मैं बोलूं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मैं बोलूं 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बड़ा कौन? क्या मिस्टेक करी? समझ में आया? बोलो। 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू कम है कि ज्यादा है? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है कि ज्यादा है? कम है। बट हम क्या कर रहे हैं? केवल इसको देख रहे हैं। अरे बोलो बाकी पीछे वाला भाड़ में जाए। अरे मैंने क्या कहा? मतलब क्या मिस्टेक करते, समझ में आया? बोलो। आपको रेडियो एक्टिव है कि नॉन रेडियो एक्टिव है? रेडियो एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बोलो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। और कम होगा तो वो क्या होगा? रेडियो एक्टिव हो। चाहे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, चाहे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, चाहे बोलो 1000। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। ये वाला ये आंसर होगा कि नहीं होगा? बोलो ओके। तो आपको ये वाला जो मैं कंटेंट पढ़ाने जा रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आया? बोलो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में कैसे पता लगाया जाता है न्यूक्लियस स्टेबल है कि अनस्टेबल है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किसी के न्यूक्लियस के स्टेबल या अनस्टेबल होने का डिटर्मिनेशन, निर्धारण किससे किया जाता है? तो आंसर क्या होगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन का? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, और अगर आपको मैं किसी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी दे दूं, मास नंबर दे दूं, तो आप पता लगा सकते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईबी अपॉन ए। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो नाम है उसी में फॉर्मूला है। नाम क्या है?
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्लियर। और मास नंबर का मतलब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता है, और न्यूक्लियन का मतलब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता है, क्लियर। ओके, नोट करोगे। कल चैप्टर स्टार्ट किया, उससे मैंने कनेक्ट किया है कि क्या हम स्टडी कर रहे थे, और उसी के आगे की चीज बताई मैंने, क्लियर। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, रेशियो बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर, क्लियर। तो फॉर्मूला अपने आप बनेगा, बोलो क्लियर। ओके, हटा दूं मैं, बोलो। मास नंबर हर एक एलिमेंट का फिक्स होता है, और बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना मैंने कल आपको सिखाया है, ठीक है। इसको रीड करना तो आता ही है आपको, बोलो। इक्वल एंड ग्रेटर, ठीक है, और इसका मतलब लेस देन, ठीक है। पीछे क्या लिखा हुआ है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। ओके, आई बात समझ में, बोलो।
ये तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप जो मैंने अभी बताया वैसे क्वेश्चन का आंसर दे सको, ठीक है। अगर 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो आंसर क्या होता? नॉन रेडियो एक्टिव। क्लियर? बहुत फर्क है, बात समझो ना। ओके, मेगा का मतलब 10⁶। ओके, तो अब सोचो कितना फर्क है, बात समझो ना। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्ड समझ में आया? बोलो बोलो, रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस स्टेबल अनस्टेबल कैसे पता लगाया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी, तो हमें न्यूक्लियस स्टेबल से लेना देना है या अनस्टेबल से? अनस्टेबल से। हमारा काम रेडियो एक्टिव से है। क्लियर? तो हटा दूं बोलो ये। ओके, मैंने कहा यहां पर क्या लिख रहा हूं? रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडिएशन। मैंने कहा यहां पर रेडियो सक्रिय विकिरण। तो जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अनस्टेबल न्यूक्लियस से निकलेगा उन सबको क्या बोलेंगे? उन सबको क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव विकिरण। क्लियर? तो मैंने कहा जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, बोलो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एलिमेंट यानी रेडियो सक्रिय तत्व के अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस मतलब अस्थायी नाभिक से रिलीज निकलती है, उन्हें उन्हें रेडियो एक्टिव रेडिएशन, ओके, रेडियो सक्रिय विकिरण, ओके, कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या होगा? अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर? बोलो, बचपन से नाम सुना अल्फा बीटा और गामा। क्लियर? बोलो, अल्फा पार्टिकल, बोलो बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन। क्लियर? ओके, अल्फा कण, मैंने कहा बीटा कण और गामा विकिरण। ठीक है, तो हमें इन तीनों के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इन तीनों के बारे में मैं सारी चीजें आपको कंपैरेटिवली बता रहा हूं। क्लियर? तो इधर तो क्या लिख देंगे? बोलो प्रॉपर्टीज। क्लियर? ओके, इधर क्या कर देंगे? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इधर क्या कर दूं? बोलो बीटा पार्टिकल। ठीक है, और इधर क्या कर दूंगा? बोलो गामा रेडिएशन। ओके, क्या कर रहे हैं हम? इन तीनों के बारे में सारी बातें जान रहे हैं, बट कैसे? कंपेरेटिवली। जैसे नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा यहां पर आवेश मतलब चार्ज। क्लियर? ओके, तो जो अल्फा पार्टिकल होता है, जो अल्फा पार्टिकल होता है
उसका चार्ज 2e के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 2e के। और e का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्लियर? ओके। मैंने कहा जो बीटा पार्टिकल होता है उसका चार्ज माइनस ई के इक्वल होता है। माइनस ई का मतलब माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जो गामा रेडिएशन होती है उसका चार्ज क्या होता है? 0। ओके, आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? बोलो। मतलब हम क्या करने जा रहे हैं अल्फा बीटा गामा का पूरा बायोडाटा कंपैरेटिवली देख रहे हैं। नंबर टू क्या देखने जा रहे हैं? द्रव्यमान मतलब मास। ओके जब मास की बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स ज्यादा होता है। यानी कितने गुना होता है? 4 गुना। किसका? प्रोटॉन के मास का। बताओ, प्रोटॉन का मास जानते हैं? तो बताओ, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे आ जाएगा? किसका आ जाएगा? अल्फा पार्टिकल का। तो मैंने कहा इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। क्लियर? जैसे ये मैंने लिखा तो इसको ही मैं क्या लिख सकता था? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ओके, बात समझ में आए? बोलो। मैंने कहा जो बीटा पार्टिकल है उसका मास, बोलो, मैंने लिखा बोलो यहाँ पर मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके इक्वल होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। क्लियर? और जो गामा रेडिएशन होती है उसका मास नेग्लेजिबल होता है। क्या होता है? नगण्य। नेग्लेजिबल मतलब समझ गए? नगण्य। ओके, आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आया? बोलो आपको। ठीक है, नोट बाद में करना है। नंबर 3 की बात करें, बात करते हैं वेलोसिटी। बोलो, वेग। क्लियर? तो जो अल्फा पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी होती है 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। जो बीटा पार्टिकल होता है उसकी 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जो गामा होता है उसका 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये मैंने क्या बता दिया? बोलो, वेलोसिटी। इसका मतलब ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है? गामा रेडिएशन की। क्लियर? ओके, अच्छा, नंबर 4 पॉइंट। इधर तो प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, इधर अल्फा, इधर बीटा और इधर गामा। वही चार्ट कंटिन्यू चल रहा है। अब मैंने आपको यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट बताया उससे फोर्थ पॉइंट निकाल रहा हूं। मैंने लिखा यहाँ पर भेदन क्षमता। क्लियर? बोले तो पेनेट्रेशन पावर। बोलो, क्या लिख रहा हूं यहाँ पर? पेनेट्रेशन, मैंने कहा पावर। ओके, तो सीधी सी बात है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होगी। बात समझ में? एक मैं बंदूक की गोली चलाऊं, एक रॉकेट चलाऊं, बताओ ज्यादा कौन सी जाएगी? बोलो, घुस करके रॉकेट ही जाएगी। बोलो, क्योंकि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा। क्लियर? तो इसका मतलब इसकी क्या होती है? बोलो, कम। इसकी क्या होती है? अधिक। और इसकी क्या होती है? अत्यधिक। ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? लो। ओके, इसकी क्या होती है? हाई। और इसका क्या होती है? वेरी हाई। ओके, ऐसा लिख सकता हूं। ओके, हमें अल्फा बीटा गामा की पेनिट्रेशन पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है। अब कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेते हैं कि बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर अल्फा से कितने टाइम्स ज्यादा होती है, गामा की अल्फा से कितने टाइम्स ज्यादा होती है, गामा की बीटा से कितने टाइम्स ज्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है, हम भूल जाते हैं। बोलो, क्योंकि बोलो कितने गुना है वो तो फिक्स है। तो उसका एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मैंने लिखा यहाँ पर 10, यहाँ पर लिखा 100 और यहाँ पर लिखा 10,000। बस अपना काम हो जाएगा। क्या किया? 10, 100, 10,000। क्योंकि मुझे पता है कि बीटा की अल्फा से 10 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर? मुझे पता है कि गामा की अल्फा से 100 टाइम, बोलो 1000 टाइम ज्यादा है। बोलो, गामा की बीटा से 100 टाइम्स ज्यादा है। तो अब ये 100 टाइम 1000 टाइम ये तो हम याद नहीं कर पाएंगे। तो उसका तरीका क्या निकाला अपन ने? 10, 100,
10,000। क्लियर। अब वो इससे कंपेयर कराए तो बता सकते हो, इसका कंपेयर कराए तो बता सकते हो, इसका कंपेयर करे तो बता सकते हो। कैसे बताओगे, समझ में आया? बोलो बताओ। मैंने बोला 10, 100 और 10,000, ये मैंने आपको ट्रिक लॉजिक बताया। तो बताओ इससे आपको पूछा जाए बीटा की अल्फा से कितनी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है? बोलो इसकी 100 और उसकी 10 है तो कितने टाइम ज्यादा हुई? 10 टाइम। अरे बोलो कितने टाइम्स हुई? 10 टाइम। बोलो गामा की अल्फा से कितने ज्यादा है? तो इसका 10 है, इसका 10,000 है तो 1000। अरे समझे समझे। आपको पूछा जाए इसकी इससे कितने गुना ज्यादा है, ये 100 ये 10,000 है तो कितना हो गया? 100 टाइम। कैसे करोगे, समझ में आया? बोलो। बादाम बादाम खाते हो कि नहीं खाते हो? अरे मैंने क्या बताया, समझ में आए? बोलो मेरी बात। मैंने केवल तरीका बताया है जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बोलो याद तो याद कर लो, इसकी इतने गुना, वो तो याद हो ही नहीं सकता, अरे वो तो भूल जाएंगे ना। तो उससे अच्छा ये तरीका बताया। ओके। अच्छा, नंबर 5 मैंने लिखा यहाँ पर आयनन क्षमता। क्लियर। ओके। बोलो आयोनाइजेशन, मैंने कहा पावर। ओके। अच्छा अब मुझे बताओ, मुझे आयनाइजेशन पावर देखना है। तो जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा वही आयनाइजेशन ज्यादा करेगा। चार्ज किसके पास ज्यादा है? एल्फा के पास, के बीटा के पास, के गामा के पास? एल्फा के पास ज्यादा है। अरे एल्फा के पास ज्यादा है ना, तो इसका मतलब जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन पावर भी ज्यादा होगी। तो इधर क्या करूंगा? अत्यधिक। क्लियर। इधर क्या करूंगा? अधिक। और इधर क्या करूंगा? कम। वही बोलो वेरी हाई। इधर क्या कर दू? हाई। और इधर क्या कर दू? लो। ओके। अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है अल्फा बीटा गामा की आयनाइजेशन पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो एक तो वो क्वेश्चन, और अगेन यहाँ भी पूछा जाता है कि इसकी आयनाइजेशन पावर इससे कितने टाइम ज़्यादा होगी, इसकी कितने टाइम्स होगी। तो वही जुगाड़ अपना चलेगा। इधर बोलो 10,000, इधर 100 और इधर 10। बोलो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बोलो इसमें भी सारे आंसर दे सकते हो। बताओ इस बार ये अत्यधिक, अधिक और कम है, तो बताओ इसको कितना कर दिया? 10,000। इसको क्या कर दिया? 100। इसको क्या कर दिया? 10। रही बात कि किसकी ज्यादा और किसकी सबसे ज्यादा होगी, वो आप समझो। पेनिट्रेशन पावर पूछा जाए तो पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्लियर। तो अपने आप ही कम किसकी, अधिक किसकी, वो तो पता चल जाएगा। बोलो आयनाइजेशन पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसका चार्ज ज्यादा होगा। तो अल्फा पार्टिकल की ज्यादा होगी। क्लियर। ओके। फिफ्थ पॉइंट भी समझ में आया बोलो आपको? ओके। अच्छा नंबर मैंने कहा यहाँ पर बोलो 6। क्लियर। मैंने लिखा यहाँ पर इफेक्ट क्लियर इन बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र बोलो में प्रभाव। ओके। देखो ये भी क्वेश्चन आता है। बोलो आपको पता होना चाहिए कि जिस पे जैसा चार्ज होता है वो अपने अपोजिट चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ बोलो, और जिसके पास चार्ज होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। तो ये क्या होगा? बोलो अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज है, न्यूट्रल है? चार्ज है, तो क्या होगा? विक्षेपित। क्लियर। ओके। क्या होगा? बोलो डिफ्लेक्टेड। ठीक है। ये भी क्या होगा? विक्षेपित। बोले तो डिफ्लेक्टेड। क्लियर। और ये क्या होगा? ए विक्षेपित। ठीक है। बोलो नॉन या अनडिफ्लेक्टेड, नॉन डिफ्लेक्टेड। ठीक है। ओके। अब जैसे मैंने जो आपको नंबर 6 वाला बताया, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं यहाँ पर करके बताता हूँ। क्लियर। सपोज दैट आपको बोला कि ये एक बॉक्स है जिसमें ये सपोज दैट रेडियम है, या आपको बोलते हैं रेडियो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लियर। एक ही बात है। बोलो ठीक है। और इधर एक प्लेट है बोलो ये कैसी प्लेट है? प्लस वाली। ठीक है। ये एक प्लेट है, इस पे क्या है? माइनस वाली। क्लियर। ओके। बात समझ में। और आपको कहा जाए इससे ये ऐसे ऐसे 3 निकले। क्लियर। सपोज दैट 1 2 और 3, ये सपोज दैट एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। क्लियर। और आपको कहा जाए यहाँ
एक्स वाई एंड जेड क्रम से होंगे। क्लियर? होंगे। ऑप्शन कैसे होंगे? ए बी सी और डी। अल्फा बीटा गामा, बीटा अल्फा गामा। क्लियर? बोलो अल्फा गामा बीटा। ठीक है, बोलो यहाँ पर बीटा गामा अल्फा, पक्का ऐसे ही ऑप्शन होंगे। बोलो क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन के लिए हमारा कौन सा पॉइंट काम आएगा? नंबर 6 पॉइंट। क्लियर? काम आएगा। बोलो पहले बताओ, आपको ये कैसी प्लेट है? पॉजिटिव चार्ज वाली कि नेगेटिव चार्ज वाली? इसकी तरफ अगर ये x गया है तो x पे खुद पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। और अल्फा बीटा गामा में नेगेटिव वाला कौन है? बीटा है। ओके, तो पता चल गया कि ये एक्स वाई जेड में बीटा बीटा, ये और ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? और ऑब्जेक्टिव ऐसे ही करते। बोलो बात समझ में? अब मैंने कहा कि मुझे एक्स वाई ये दिया, ये बिना डिफ्लेक्टेड गया, तो बिना डिफ्लेक्टेड कौन जाएगा? जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो बताओ चार्ज किस पे नहीं है? गामा के पास। क्लियर? तो मैंने कहा ये बीटा ये बीटा, ये गामा है। बोलो क्लियर? और ये गया तो ये नेगेटिव प्लेट है, तो जाने वाला कौन हुआ? पॉजिटिव वाला। तो अल्फा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। पहले बताओ मैं इसमें कितने क्वेश्चन बना सकता हूँ? बोलो इसको एक्स बनाओ, इसको वाई बनाओ, इसको जेड बनाओ, और वो तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो आपको, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको ए, इसको बी, इसको सी, जैसा मार्क किया हुआ है वैसा ही बताना है। मैंने क्या कहा समझ में आया? बोलो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया? बोलो आपको कि इसमें कैसा क्वेश्चन बनता है, या आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा पार्टिकल या रेडिएशन है रेडियो एक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है। ऑप्शन में आया जाए बीटा, एक ऑप्शन अल्फा, एक गामा, एक तीनों ऑल, तो कौन सा होगा? गामा। क्लियर? तो आई थिंक मैंने अल्फा बीटा गामा के बारे में जो आपको बताना चाहा समझ में आया? बोलो नोट करोगे? अल्फा बीटा गामा में हम जो चार्ट देख रहे थे उसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं समझ में आया? बोलो आपको? ओके, ये तो वेरी सिंपल मीनिंग लिखा मैंने। रेडियो एक्टिव रेडिएशन का मतलब समझ गए? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अनस्टेबल न्यूक्लियस से रिलीज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव रेडिएशन। ओके, गुणधर्म अल्फा कण, बीटा कण, गामा विकिरण। ठीक है,
आई बात समझ में बोलो मेरी? ओके। हटा दो ये। ओके। ये क्या लिखा, समझ में आ रहा आपको? बोलो। क्लियर? ठीक है। ये 10, 100 और 10,000 ये मैंने कैसे लिखे बताए? समझ में आया? बोलो। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर राइट करने का तरीका निकाला है। अरे समझे समझे बोलो। क्लियर? कि ये हम ध्यान रख सकते हैं 10, 100 और 10,000, फिर जो पूछे उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। ठीक है? हो गया ये नोट? बोलो। इस 1 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता का बढ़ता क्रम घटता क्रम, 2 क्वेश्चन। इसकी इससे कितनी ज्यादा, इसकी इसकी कितने ज्यादा, इसकी इससे कितनी ज्यादा। ठीक है? ये अल्फा की बीटा से भेदन क्षमता कितनी गुना कम होती है तो भी चलेगा? बोलो। और एक ही बात है ना? क्लियर? हो गया ये नोट? बोलो। और 6 नंबर वाले से कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको एक करके बताया। ठीक है? ठीक है? ये तो मैंने बताया है, एक आपसे पूछूंगा अभी। ठीक है? ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। और बहुत इजी होता है ऐसा। बोलो। क्लियर?
ओके, पूछूं मैं आपसे? ये तो हो गया नोट सबका। हो गया नोट? एक पूछो ऐसा बोलो, ठीक है। बस इसमें आपको पता क्या होना चाहिए कि अल्फा पॉजिटिव चार्ज वाला है, बीटा नेगेटिव चार्ज वाला है, और गामा न्यूट्रल है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये तो पक्का पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्लियर? ओके, मैंने कहा यहाँ पर ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बोलो? बस इससे ज्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए। यस, ए किसी का आंसर, बी, एक हाथ खड़ा हुआ, सी, ओके, डी, डी, अरे वेरी इजी, क्या आंसर होगा? सी। मुझे एक बात बताओ, ये प्लेट कौन सी है? नेगेटिव है, तो ए कौन हुआ? ए कौन हुआ? एल्फा। फिर मैंने ए बी सी डी पूछा कि ए बी सी और डी पूछा, बात समझ में है? तो मैंने कहा ये तो अल्फा हो गया, इसका मतलब ये दो तो हो ही नहीं सकते। अब बोलो बी ये है, बी ये कौन है? गामा। फिर सी कौन है? बीटा। फिर डी कौन है? अल्फा। बोलो, एक ही न्यूक्लियस से दो दो अल्फा, दो दो बीटा, और कितने भी निकल सकते हैं। आगे जाके मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा। बोलो क्लियर? ये वाला समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, पहले बताओ, जो मैंने अभी अल्फा बीटा गामा के बारे में बोलो इंट्रोड्यूस किया, समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? और ये समझे समझे, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो पूछा क्या है। अरे बोलो, मैं ए बी सी डी लिख देता तो आंसर बदल जाता। अरे ये तो देखना पड़ेगा ना कि ए किसको मार किया है, बी किसको मार किया है, सी किसको मार किया, और डी किसको मार किया है। क्लियर? यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो? ओके।